हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद कनिका। आज हम करेंगे सीटेट के लिए प्रैक्टिस सेट 1 का पार्ट 2। कल की क्लास में हमने पार्ट 1 किया था जिसमें इसके हमने 75 क्वेश्चंस किए थे। तो आज के आगे के 75 क्वेश्चंस करेंगे। ये हमारा अरिहंत के प्रैक्टिस सेट की सीरीज़ है जिसमें टोटल 15 प्रैक्टिस सेट हैं और 2 क्लास में पूरा एक प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। 76 है हमारा क्वेश्चन। इंग्लिश इज टॉट इन इंडिया। इंग्लिश इंडिया में पढ़ाई जाती है बिकॉज टुडे हेयर इट इज़। अब ये बताना है कि उसका रीज़न क्या है। तो उसका रीज़न आएगा बिकॉज हेयर इट इज़ अ सिंबल ऑफ पीपल्स एस्पिरेशंस फॉर क्वालिटी इन एजुकेशन। एजुकेशन की क्वालिटी को बढ़ाने के लिए एंड अ फुलर पार्टिसिपेशन इन नेशनल और इंटरनेशनल लाइफ, जिससे कि नेशनल और इंटरनेशनल लाइफ में पूरी तरीके से पार्टिसिपेट कर सकें। ऑप्शन 2, इन अवर कंट्री इंग्लिश डज नॉट स्टैंड अलोन, इट नीड्स टू फाइंड इट्स प्लेस अलोंग विद। कि हमारी कंट्री में इंग्लिश जो है वो अकेले स्टैंड नहीं कर सकती, उसे जो ज़रूरत होती है उस वहाँ पर क्या देखा जाता है, एक तो कि जगह कौन सी है, उसके साथ साथ ही अदर इंडियन लैंग्वेजेस कि और कौन कौन सी इंडिया में लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, ये हमें देखना है कि इनमें से कौन सा ट्रू होगा। सेकेंड लैंग्वेज पैडागोजी, जो सेकेंड लैंग्वेज पैडागोजी होती है, मोर देन द टीचिंग ऑफ एनी अदर करिकुलर सब्जेक्ट मस्ट मीट द मोस्ट stringent criterion of universal success, the spontaneous and appropriate use of language for at least everyday purpose। जो सेकेंड लैंग्वेज पैडागोजी होती है उसमें क्या होता है कि हम नॉर्मली जो हमारे डेली यूज़ के पर्पज़ होते हैं इस टाइप के हम वर्ड्स उसमें यूज़ किए जाते हैं। तो फर्स्ट हमारा होगा ठीक। नेक्स्ट है लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम पर्सपेक्टिव इज परहैप्स ऑफ पर्टिकुलर रिलीवेंस टू प्राइमरी एजुकेशन। तो प्राइमरी एजुकेशन के लिए वो लैंग्वेज अच्छी होती है जो हमारे करिकुलम से रिलेटेड होती है। ऑप्शन 2 भी ठीक होगा। नेक्स्ट है लैंग्वेज इज बेस्ट एक्वायर्ड थ्रू डिफरेंट मीनिंग मेकिंग कॉन्टेस्ट एंड हैंस ऑल टीचिंग इज इन अ सेंस लैंग्वेज टीचिंग। कि अगर टीचिंग के लिए जो मेन है वो लैंग्वेज सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और उसका जो हम किसी भी कॉन्टेक्स्ट को किसी भी लैंग्वेज में पढ़ सकते हैं जिनका अलग अलग टाइप से मीनिंग हो सकता है। तो थर्ड भी हमारा ठीक होगा। तो इसमें फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड तीनों ही ठीक है। तो आंसर आएगा फोर्थ, ऑल ऑफ द अबव। इन इंडिया द एम ऑफ इंग्लिश टीचिंग इज द क्रिएशन ऑफ। कि इंडिया में जो इंग्लिश टीचिंग का मेन एम है वो क्या है, मल्टीलिंगुअल्स, क्रिएशन ऑफ मल्टीलिंगुअल्स हु कैन एनरिच ऑल आवर लैंग्वेजेस, दिस हैज़ बीन एन अबाइडिंग नेशनल विजन। तो इस वजह से इंग्लिश टीचिंग है क्योंकि जिससे कि हम मल्टीलिंगुअल्स बन सकें, कि एक से ज़्यादा हमें लैंग्वेज आ सकें। अ गुड इंट्रोडक्शन टू अ टेक्स्ट शुड बी। तो जो अच्छा इंट्रोडक्शन होता है किसी टेक्स्ट का तो वो कैसा होना चाहिए। तो इसमें यहाँ पर आ जाएगा गुड इंट्रोडक्शन टू अ टेक्स्ट शुड बी शॉर्ट एंड टू द पॉइंट। जो इंट्रोडक्शन है एक तो वो शॉर्ट होना चाहिए और पॉइंट टू पॉइंट रिलेटेड होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी मोस्ट इफेक्टिव टू रिमूव कन्वेंशनल बिलीव्स अबाउट जेंडर रोल्स। तो जेंडर रोल्स के बारे में जो कन्वेंशनल बिलीव्स हैं उन्हें हटाने के लिए सबसे इफेक्टिव जो तरीका है वो क्या हो सकता है कि टीचिंग ऑल द लर्नर्स टू स्वीप वॉश एंड सुई इन द क्राफ्ट क्लास विदाउट एनी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। बिना जेंडर डिस्क्रिमिनेशन किए मतलब भेदभाव किए, और जो स्वीप है, वॉश करना, या ये सारी जो चीज़ें हैं क्राफ्ट क्लास में वो हर एक लर्नर को ही सिखाई जाए। लर्नर्स आर इन्वॉल्व्ड इन इंडिविजुअल एक्टिविटीज़, पेयर वर्क, ग्रुप वर्क एंड होल क्लास वर्क बिकॉज। जो लर्नर्स होते हैं वो इंडिविजुअल एक्टिविटीज़ भी करते हैं, पेयर में भी करते हैं, ग्रुप में भी करते हैं और पूरी क्लास भी एक साथ वर्क करती है। अब ये बताना है क्यों, क्योंकि बिकॉज दीज अफोर्ड द लर्नर्स अपॉर्चुनिटीज़ टू यूज़ द लैंग्वेज इन अ फोकस्ड मैनर फॉर रियल लाइफ इंटरेक्शन। कि वो रियल लाइफ में जब इंटरेक्शन करेंगे तो अपनी लैंग्वेज को यूज़ कर सकें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंस्टेंस ऑफ नॉन फॉर्मल लर्निंग। नॉन फॉर्मल लर्निंग का जो क्या इंस्टेंस है इसमें से ये बताना है। तो यहाँ पर आएगा कि जो नॉन फॉर्मल लर्निंग के अकॉर्डिंग चिल्ड्रन लर्निंग थ्रू करस्पॉन्डिंग लेसन्स, कि अपने आसपास की चीज़ों से सीखना यहाँ पर आ जाएगा नॉन फॉर्मल में, और फॉर्मल में हो जाएगा हमारा जैसे स्कूल, और नॉन फॉर्मल में हमारी सोसाइटी या फैमिली, ये सब।
क्राइटेरिया ऑफ असेसमेंट इज ए या एन? तो क्राइटेरिया ऑफ असेसमेंट क्या होगा? क्राइटेरिया ऑफ असेसमेंट क्या होता है? असेसमेंट गाइडलाइन की किस टाइप से इवैल्यूएशन करना है। वाइल रीडिंग सिग्निफिकेशन इज, रीडिंग के टाइम पे सिग्निफिकेशन क्या होता है? सो सिग्निफिकेशन इज अराइविंग द मीनिंग ऑफ एन अनफैमिलियर वर्ड बाय रीडिंग अदर वर्ड्स इन द सेंटेंस। कि जैसे कि अगर हमने पूरा एक सेंटेंस पढ़ा, अगर हमें किसी एक वर्ड का मीनिंग नहीं आ रहा है, बट कभी कभी ऐसा होता है कि अगर हमने पूरा सेंटेंस पढ़ा है तो उसके अकॉर्डिंग हम उस वर्ड का मीनिंग भी निकाल लेते हैं, तो उसी को बोलेंगे हम सिग्निफिकेशन। वाइल राइटिंग अ टेलीग्राम, जब टेलीग्राम लिखते हैं, अननेसेसरी फीचर टू बी अप्लाइड इज, तो सबसे जो इम्पोर्टेंट फीचर है वो क्या होना चाहिए? ब्रीविटी, मतलब हमें ब्रीफ छोटी फॉर्म में उसको लिखना चाहिए। इफेक्टिव फैक्टर्स एंड मोटिवेशन आर लिंक टू स्टूडेंट्स, जो इफेक्टिव फैक्टर्स कौन से होते हैं मोटिवेशन के? जो स्टूडेंट से लिंक होते हैं, तो ओन परसेप्शंस ऑफ देयर एबिलिटी। नेक्स्ट, आइकॉनिक मोड ऑफ लर्निंग इज बेस्ड ऑन अ सिस्टम ऑफ यूजिंग, जो आइकॉनिक मोड होता है लर्निंग का वो किस पर बेस होता है? तो वो किस पर बेस होता है? आइकॉनिक इमेज और डायग्राम्स पे, इमेजेस और डायग्राम्स के थ्रू पढ़ाने को बोलते हैं आइकॉनिक मोड ऑफ लर्निंग। नेक्स्ट है द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009 हैज़ इंक्लूडेड ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड एज वन ऑफ द एम्स ऑफ एजुकेशन। जो राइट टू चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट है 2009, उसमें इंक्लूड किया गया है कि जो बच्चा है उसका पूरा डेवलपमेंट, पूरा विकास होना चाहिए। तो ये जो एजुकेशन का एक एम रखा गया है, अब ये क्यों रखा गया है? ये रखा गया है, इट नर्चर्स द फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल एस्पेक्ट ऑफ द चाइल्ड, जिससे कि उसका फिजिकल, मेंटल और इमोशनल सब टाइप का डेवलपमेंट हो सके। नेक्स्ट है इंटेंसिव रीडिंग स्टैंड्स फॉर, जो इंटेंसिव रीडिंग है वो किसके लिए होती है? वो होती है रीडिंग द टेक्स्ट इन द पार्ट्स ऑफ डिटेल्स, कि छोटे छोटे पार्ट में टेक्स्ट को पढ़ना पूरे डिटेल के साथ। ऑप्शन 4। तो यहाँ तक हमने इंग्लिश के अब कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ से चलेंगे 91 से मैथ्स के। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 7 इक्वल्स टू 0, ये हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है जिसके मूल मतलब रूट्स जो है वो अल्फा और बीटा है। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू कैसे निकालेंगे? पहले हमें अल्फा प्लस बीटा निकालना होगा। तो अल्फा प्लस बीटा क्या आ जाएगा हमारा? माइनस बी अपॉन ए होता है, तो यहाँ पर माइनस बी अपॉन ए कितना हो जाएगा? 1। फिर ऐसे ही अल्फा बीटा निकालेंगे, तो अल्फा बीटा इक्वल्स टू होता है सी अपॉन ए, तो ये हो जाएगा 7। अब अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू में 1 पता चल गई और अल्फा बीटा हमें 7 पता चल गया। तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देंगे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर में 1 माइनस 2 अल्फा बीटा, तो 1 माइनस 14, तो कितना आ जाएगा हमारा आंसर? -13, ऑप्शन 4। नेक्स्ट है, एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज द्वारा 3 वर्षों के पश्चात तो 4818 और 6 वर्षों के पश्चात 7227 हो जाती है, तो वह धनराशि कितनी होगी? अब हमें एक में टाइम दिया गया है, दूसरे में टाइम दिया गया है, तो हम दोनों को क्या करेंगे? इनका रेशियो निकाल देंगे। तो A2 अपॉन A1 करके ले लेते हैं। तो A2 कितना हो जाएगा यहाँ पर? 7227, और हमारा A1 कितना हो जाएगा? क्योंकि ये राशि हो जाती है 4818। अब इक्वल्स टू में हमारा आ जाएगा 100 प्लस R अपॉन 100। कितने साल का इसमें डिफरेंस है? 6 में से 3 गया तो 3 साल का यहाँ पर आ जाएगा डिफरेंस। अब जब हम इनको कट कर लेंगे तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा कट होकर 2409 और 1606। अब हमें यहाँ पर देखना है कि ये किसकी क्यूब की फॉर्म में होना चाहिए। तो यहाँ पर फिर से इसको कट कर लेंगे, तो लास्ट में यहाँ पर बचेगा 3/2 इक्वल्स टू, अब इसको 100 को अपॉन में करके लिख लेते हैं, तो 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर 3। अब ये वाला हमारा यहाँ तक आ गया। अब हमें यहाँ तक वैल्यू पता चल गई है 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर 3 तक, वो इक्वल्स टू हो गया हमारा 3/2। अब हमें किसी एक से लेना पड़ेगा, या तो 3 वर्ष वाले से लें या 6 वर्ष वाले से लें। जब हम 3 वर्ष वाले से ले लेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारा 3 वाला पता है, तो 1 प्लस R अपॉन 100 की वैल्यू जो 3 है उसकी वैल्यू हम यहाँ पर रख सकते हैं। तो डायरेक्ट हमारा आ जाएगा 4818 इंटू 2/3। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर यहाँ पर आएगा 3212। तो आंसर होगा ऑप्शन 2।
8115 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए इनमें से कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़ी जानी चाहिए। तो जब भी जोड़ी या घटाई जाने की बात होती है तो हमें हमेशा भागफल विधि से, डिवाइड वाले रूल से वर्गमूल स्क्वायर रूट निकालना होगा, और जब भी हमें गुणा या भाग का पूछेगा तो हमें गुणनखंड वाले से निकालना होगा। तो हम इसका निकाल लेंगे 8115 का, लास्ट से पेयर बनाएंगे, 15 का बन जाएगा, 81 का बन जाएगा। तो 81 का हमें पता है 9 से जाएगा, अब 9 के बाद 81 हमारा हो गया 15, तो 9 और 9 18, अब 18 में तो 15 का भाग नहीं जा सकता तो हम 0 लगा लेंगे। अब ये जो वैल्यू है वो किसके बीच में होगी, 90 से, 90 तो आ नहीं रहा, तो इसके बाद वाला हमें देखना होगा कि क्या आएगा। तो इसके बाद वाला हमारा क्या आ सकता है, 91 का स्क्वायर। 91 का स्क्वायर हमारा होगा जो पूर्ण वर्ग होगा। अब 91 के स्क्वायर में से माइनस कर लेंगे, 91 का जो स्क्वायर है वो कितना होता है, 8281। इसमें से जब हम 8115 माइनस कर देंगे तो कितना आंसर आएगा हमारा, 166। मीन्स 8115 में अगर हम 166 जोड़ देंगे तो यह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। ऑप्शन 2। निम्न समूहों में से कौन सा अवरोही क्रम में है। अवरोही क्रम मतलब हमें बताना है कि कौन सा यहाँ पर डिसेंडिंग ऑर्डर में है। तो यहाँ पर डिवाइड करके देख सकते हैं, तो डिवाइड करके देखेंगे, नंबर तो सब में सेम ही है। जैसे 1/2 है उसको क्या लिख लेंगे, 0.5, 5/6 है उसको लिखेंगे 0.833, और 7/8 को लिखेंगे 0.875। अब जब हम इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे तो जो सबसे बड़ा है वो है हमारा 7/8, फिर 5/6 और 1/2। या हम इस टाइप से भी कर सकते हैं। इसका एक और मेथड है जिसकी शॉर्ट ट्रिक भी फ्रैक्शन वाले में मैंने बताई हुई है, तो आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं कि हमें क्या करना होगा। ऊपर वाला नंबर तो ऐसे ही रहेगा, नीचे हम क्या करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस लिख लेंगे, डेनोमिनेटर और न्यूमरेटर का। तो 7 और 8 का डिफरेंस आ गया 1, 5 के नीचे भी 1 और 1 के नीचे भी 1। अब हमारे ये तो तीनों इक्वल हैं तो इसे हटा देंगे, हमारा क्या क्या बचा, 7 5 1। अब डायरेक्ट हमें पता चल जाएगा, डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा देंगे, पहले क्या आएगा 7, फिर 5, फिर 1। इससे हम बिना डिवाइड किए इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो ये दोनों ही मेथड हो गए, एक तो डिवाइड करके और एक इस टाइप से। तो आंसर होगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट है, एनसीईआरटी ने गणित शिक्षक के गुण की अपेक्षा की है। तो वो किस चीज़ के लिए अपेक्षा की है, क्योंकि उत्साह व उपलब्धिजनक व्यवहार से, ये भी ठीक है। सारांश प्रस्तुत करने की क्षमता से, ये भी ठीक है। अभिव्यक्ति की सुस्पष्टता व विविध रूपों से, ये भी ठीक है। तो आंसर होगा ऑप्शन 4, उपयुक्त सभी। एक वर्गाकार मैदान के चारों ओर, वर्गाकार मैदान है, स्क्वायर ग्राउंड है, उसके चारों ओर बाड़ लगाने के लिए कितने मीटर फीते की आवश्यकता होगी यदि उस मैदान का विकर्णवत रास्ता 15√2 मीटर है। जब हमें विकर्ण दिया गया है 15√2, तो जो साइड है वो कितनी हो जाएगी हमारी 15। अब हमें उसके चारों ओर लगाना है तो मीन्स उसका हमें क्या निकालना होगा, पैरामीटर। तो 15 4 से कितना हो जाएगा हमारा 60 मीटर। आंसर होगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट है, यदि कागज की 18 सीटों का भार 50 ग्राम है तो कितनी, क्वेश्चन 97, यदि कागज की 18 सीटों का भार 50 ग्राम है तो उसी कागज की कितनी सीटों का भार 3/4 किलोग्राम होगा। किसी एक को चेंज कर लेंगे, या तो 50 ग्राम को चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 50/1000। तो यहाँ पर आएगा 1/20, 1/20 ग्राम में कितनी सीट आ जाएंगी 18, तो एक सीट का आ जाएगा हमारा 18 × 20। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 15/4, तो 15/4 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 5 से 50। अब जब हम मल्टीप्लाई करके पूरा आंसर आएगा तो आएगा 1350 सीट। ऑप्शन ए। आकृति में x + y + z का मान है, तो जिस टाइप से ये जब हमारे अंदर होते हैं तीनों, तो तीनों का जो सम होता है वो 180 होता है। इस टाइप से जो बाय कौन होते हैं तो उनका सम जो हमारा आता है निकल कर वो आएगा हमारा 360, क्योंकि यहाँ पर जब हम लेंगे तो ये z है और यहाँ पर x, ये y, तो जब ये लेंगे तो अंदर का हमारा आ जाएगा 180 - z, 180 - x और 180 - y। तो जब इसको जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा हमारा 360। एक व्रत की रचना करना किस उद्देश्य में शामिल है, तो एक व्रत की रचना करना ये किस में आ जाएगा, एक कौशल में शामिल है। ऑप्शन 4। 3 लड़कों PTR का औसत वजन दे रखा है 54 सही 1/3, जबकि 3 लड़कों TFG का औसत वजन 53 kg है, तो PTRF और G का औसत वजन कितना होगा। अब यहाँ पर हमसे पूछा है कि 3 ऑप्शन भी दिए गए हैं और जानकारी अधूरी है, तो हमें
प्लस टी प्लस आर का पता है और टी और एफ और जी का पता है। तो इससे या तो हमारे दो कॉमन होने चाहिए थे, लेकिन जो कॉमन है वो सिर्फ एक ही है, तो जिससे कि हम सारे पांचों का एक साथ नहीं निकाल सकते। तो इसमें आंसर आएगा जानकारी अधूरी है। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले को एक घनाकार डिब्बे में इस तरीके से रखा जाता है कि वह डिब्बे को चारों ओर से छुए, तो डिब्बे में खाली बचे जगह का आयतन कितना होगा। तो ये हो जाएगा हमारा पूरा टोटल उसका, तो पूरा 3 सेंटीमीटर जब उसकी त्रिज्या है तो पूरा जो व्यास है वो हो जाएगा 6, तो 6 का क्यूब माइनस जब उसका हटाएंगे 4/3 पाई आर क्यूब, तो ये हो जाएगा 3 की क्यूब। जब इसको सॉल्व करेंगे हमारा 216 माइनस 36 पाई, अब इसमें कॉमन ले लेंगे यहाँ पर तो आ जाएगा 36 कॉमन ले लिया तो आंसर आएगा 6 माइनस पाई सेंटीमीटर क्यूब। ये हो जाएगा बचा हुआ आयतन, ऑप्शन फर्स्ट। एक द्विअंकीय संख्या के दो अंकों को परस्पर बदलने के बाद प्राप्त संख्या मूल अंक संख्या से 18 कम है। संख्या के दोनों अंकों का योग 16 है तो मूल संख्या क्या होगी। अब हमें संख्या के दोनों अंकों का योग 16 दे रखा है, तो पहले ऑप्शन से देख लेते हैं 9 7 16 और यहाँ पर भी 9 7 16, तो 8 7 15, तो ऑप्शन 2 तो हमारा कट ही हो गया। अब फर्स्ट या हमारा थर्ड में से हो सकता है। इसमें दिया है कि अगर हम उन दोनों के अंकों को परस्पर बदल देंगे, तो मतलब दोनों को बदल देंगे, तो पहले इसको देखते हैं। अगर 79 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, मूल संख्या से 18 कम, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस सही है, बिल्कुल 18 ही होगा, तो कम ही हो जाएगी, तो आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट हमारा 97। प्रोजेक्ट यथार्थ जीवन का ही एक भाग है जो विद्यालय में प्रदान किया जाता है, तो ये कथन बताना है। ये किसका है, ये कथन है बैलार्ड का। यदि किसी वर्ग के क्षेत्रफल में 96% की वृद्धि की जाए तो वर्ग की भुजा में कितने परसेंट की वृद्धि हो जाएगी। तो यहाँ पर जैसे निकालते हैं तो इसमें, तो ये जब हम ये वाला फॉर्मूला लेते हैं, जब वर्ग की भुजा में वृद्धि दी होती है तो 96% इक्वल्स टू हमारा आ जाएगा, साइड हमारी इसकी सेम ही होगी तो 2a प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2। जब इसको हम सॉल्व करके निकाल लेंगे तो 96% इंटू 2, तो ये हमारी हो जाएगी 96 में 2 की मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 192 इक्वल्स टू 2a प्लस ए स्क्वायर। अब जब हम इसको a को सॉल्व करके निकालेंगे तो हमारा यहाँ पर आएगा 40%, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट है p अपॉन क्यू की पावर m, q अपॉन r की पावर m एंड r अपॉन p की पावर m। तो इसमें यहाँ पर इसकी वैल्यू निकालनी है, क्या होगी, तो q से q कट हो जाएगा, p से p हो जाएगा और r से r, तो आंसर आ जाएगा फोर्थ फर्स्ट। 5 मेज और 6 कुर्सियों की कीमत 2884 है, तो 15 मेज और 18 कुर्सियों की कीमत कितनी होगी। तो अब यहाँ पर हमें दे रखा है कि 5x हमने ले ली, मेज x हो गई और कुर्सी हो गई y, तो 5x प्लस 6y इक्वल्स टू 2884 है। अब यहाँ पर 15 है और ये 18 है, मीन्स अगर हम 3 की मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें तो हमारा ये पूरा आ जाएगा, तो इसमें 3 की मल्टीप्लाई करने पर आंसर होगा 8652, ऑप्शन 4। ये हमें दे रखा है पूरा स्क्वायर जिसके 3 पार्ट हमें फिल्ड हैं के, तो इसको क्या लिखेंगे, इसको किस टाइप से लिखते हैं हम, 3/4 लिखेंगे, 3 हमारे फिल हैं और टोटल कितने हैं 4 के 5/4, तो इंटू 5/4 का 32/15। तो इसको जब सॉल्व कर लेंगे कि कितना आएगा, 4 अट्ठे और 4 से कटेगा 2 बार, फिर 5 दिया पूरा 15 कट गया, तो हमारा आंसर हो जाएगा सॉल्व करके 2। नीचे दिया गया ग्राफ पढ़िए और प्रश्न का उत्तर दीजिए। यहाँ पर ये दे रखे हैं अंक प्रति 100, 100 में से सबके नंबर और यहाँ पर विषय, तो विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए औसत अंक क्या होंगे। तो सबके यहाँ पर नंबर निकाल लेंगे, सबके नंबरों को जितने सब्जेक्ट होंगे उससे डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर इंग्लिश में आ जाएंगे हमारे 55, फिर मैथ्स में आ जाएंगे यहाँ पर 90 और हिंदी में आ जाएंगे 40, इतिहास हिस्ट्री में आ जाएंगे 80 और विज्ञान में आ जाएंगे 20, और सबको 5 से डिवाइड कर देंगे तो 285/5 मीन्स आंसर हो जाएगा 57, ऑप्शन फर्स्ट। यदि 3 संख्याओं का लैसे एलसीएम दे रखा है 9570 है तो उनका में से क्या होगा। तो यहाँ पर ये दे रखा है कि जो भी संख्या है वो उससे विभाजित होनी चाहिए, जो दी गई संख्या होती है उनका लैसे हमेशा उनके मैसे से विभाज्य होता है। तो ये जो चारों नंबर दिए गए हैं इन्हें 9570 से डिवाइड करके देख लेंगे, तो जब ये केवल 11 से ही डिवाइड होगी तो आंसर जो होगा में से वो हो जाएगा 11।
एक तांबे के तार को वर्ग के आकार में मोड़ने पर वह 121 सेंटीमीटर क्षेत्रफल घेरता है। तो वर्ग का क्षेत्रफल हो गया 121 सेंटीमीटर, तो मीन्स उसकी भुजा कितनी हो जाएगी 11। यदि इसी तार को वृत्त के आकार में मोड़ा जाए तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा। अब दोनों का परिमाप बराबर रख लेंगे। वृत्त का जो है वो तो हो जाएगा 2πr इक्वल्स टू इसका कितना होगा 44। तो 2 से ये कट गया 22 बार। अब आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 22 बटे फिर 22 गुणा 7, तो मतलब आर की वैल्यू हमारी आ गई 7। अब इसके बाद निकाल देंगे कि वर्ग का हमें निकालना है वृत्त का क्षेत्रफल, तो 22 बटे 7 गुणा 7 गुणा 7, तो यहाँ पर आ जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अमूर्तता, विशिष्टीकरण व व्यापीकरण किस विषय की समझ बढ़ाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। तो जो अमूर्तता और विशिष्टीकरण है ये प्रयोग किए जाते हैं गणित के लिए। एक अध्यापक अपनी कक्षा में छात्रों को त्रिभुजों ट्रायंगल की रचना संबंधी प्रश्न हल कराता है, तो वह कक्षा में किस छात्र से संबंधित शिक्षण कर रहा है। तो वो किससे रिलेटेड कर रहा है, मापन संबंधित, क्योंकि त्रिभुज की रचना कर रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी गणितीय प्रक्रिया नहीं है। इनमें से कौन सी गणितीय प्रक्रिया नहीं है। मापना भी है, अनुमान लगाना भी है, कल्पना साकार करना, लेकिन कंठस्थ करना, किसी को याद कर, किसी चीज को रटना या याद करना गणितीय प्रक्रिया नहीं है। निम्नलिखित में से गणित की प्रकृति कौन सी है। तो गणित की प्रकृति में से आएगी तार्किक, लॉजिकल। उच्च प्राथमिक स्तर पर आंकड़ों के प्रबंधन का केंद्र होता है। तो उच्च प्राथमिक स्तर पर जो आंकड़ों के प्रबंधन का केंद्र होता है वो कैसा होता है, आंकड़ों का संग्रह, संगठन और प्रस्तुति। नेक्स्ट है गणित को कहा जाता है। तो गणित को कहा जाता है मस्तिष्क का व्यायाम, एक्सरसाइज ऑफ माइंड। योजना एक उद्देश्यपूर्ण क्रिया है जिसे मन लगाकर सामाजिक वातावरण में पूरा किया जा सकता है। गणित शिक्षण की योजना विधि की उप परिभाषा किसने दी। तो ये जो परिभाषा थी ये दी है किलपैट्रिक ने। वह उद्देश्य जो शिक्षक गणित पढ़ाने के बाद कक्षा में ही प्राप्त कर लेता है उसे क्या कहा जाता है, शैक्षणिक उद्देश्य। यह वास्तविक है कि गणित को बहुत से छात्र कठिन समझते हैं, अतः स्कूल और शिक्षक द्वारा ठोस कदम उठाए जाने चाहिए जिससे कि छात्रों के गणित के स्तर को बढ़ाया जा सके। यह किसने कहा है, शिक्षा नीति 1986 का। गणित की प्रकृति व संरचना में कौन सी विशेषता पाई जाती है। गणित एक रसहीन विषय है। एक समान गति से गतिमान पिंड t1 समय में x1 बिंदु पर t2 समय पर x2 बिंदु पर पहुंच जाता है, तो इस गति के लिए कौन सा कथन असत्य होगा। तो t1 व t2 पर वेग एक समान रहेगा, ये ठीक है। x2 क्योंकि एक समान गति है इसी वजह से। x2 माइनस x1 का मान अधिक होने पर वेग का मान समान रहेगा जैसा कि कम मान के लिए होता है, ये भी ठीक है। t1 व t2 समयांतराल में तय की गई वास्तविक दूरी विस्थापन के परिणाम के बराबर होगी, लेकिन t2 माइनस t1 का मान अधिक होने पर वेग का मान कम हो जाएगा, यही होगा हमारा गलत। एक छात्र ने कुछ बीजों को फ्लास्क में रखकर उसमें पानी भर दिया। कुछ समय पश्चात कुछ बीज पानी के ऊपर तैरने लगे। तो वो क्यों तैरने लगे, क्योंकि बीज अंदर से खोखले थे, जो खोखले होंगे वो ऊपर तैरने लगेंगे, या फिर हल्के थे और क्षतिग्रस्त थे, तो ये सभी में वो तैरने लगेंगे, ऑप्शन 4। पानी से भरे हुए एक टीन के डिब्बे की दीवार पर 2 छेद कर देने से नीचे वाले छेद से पानी अपेक्षाकृत ऊपर वाले छेद से दूर गिरता है, क्योंकि नीचे वाले छेद के पास जो है वो दबाव, प्रेशर अधिक होता है। विद्युतीय प्रेरण में दोनों प्रकार के आवेश उत्पन्न होते हैं और दोनों प्रकार के आवेशों का जो परिमाण होता है वो भी समान होता है। हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्वों के नाम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण हैं। इनके अतिरिक्त भोजन में किसकी आवश्यकता होती है, तो ये होगा आहारी रेशे तथा जल। विद्युतदर्शी का उपयोग है, विद्युतदर्शी का जो उपयोग है वो क्या किसमें किया जाता है, जो आवेश है, चार्ज है, उसकी प्रकृति का पता लगाने के लिए कि वो पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव। किसी बीकर में भरी हुई हाइड्रोजन गैस पर दबाव लगाने पर क्या होगा, तो उसमें गैस के अणुओं के बीच की दूरी कम हो जाएगी, ये भी ठीक है। गैस की अवस्था बदल जाएगी और द्रवित होने लगती है, तो आंसर होगा ऑप्शन 4। एक शिक्षक प्रयोगशाला में एक प्लास्टिक के एक टुकड़े को गर्म करते
एक शिक्षक प्रयोगशाला में एक प्लास्टिक के टुकड़े को गर्म करता है तथा उसे खींचकर रेशा बनाता है तथा विद्यार्थियों से प्रश्न करता है कि प्लास्टिक का यह गुण किसके कारण संभव है। तो अगर हम किसी धातु को खींचकर लंबा बना रहे हैं तार की फॉर्म में, तो उसको बोलेंगे डक्टिलिटी, तन्यता। कैल्शियम के एक परमाणु का द्रव्यमान 6.64 इंटू 10 की पावर -23 है और 10 ग्राम कैल्शियम में उपस्थित कैल्शियम परमाणुओं की संख्या कितनी होगी। तो यहाँ पर हमसे पूछा है 10, तो 10 बटे ये पूरा इसका जो मोलर द्रव्यमान है वो निकाल लेंगे, वो हमारा आएगा यहाँ पर 70.078 और इंटू मल्टीप्लाई कर देंगे जो आवोगाड्रो नंबर है 6.023 इंटू 10 की पावर 23। तो इसको सॉल्व करके यहाँ पर आएगा 1.5 इंटू 10 की पावर 23। यदि पानी के तापमान को 0 से 10 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाए तो उसका आयतन पहले तो घटेगा 4 डिग्री सेल्सियस से, फिर 4 डिग्री सेल्सियस के बाद में बढ़ने लगेगा। आपके गमले में लगा गुलाब का फूल, लाल फूल सूर्य के श्वेत प्रकाश में कैसा दिखाई देगा। तो वो लाल किरणों का परावर्तन करता है। किसी धातु को अन्य धातुओं या अधातुओं के साथ मिश्रित करके मिश्र धातु एलॉय बनाते हैं क्योंकि धातु की उपयोगिता में वृद्धि करने के लिए। शरीर में आयोडीन की कमी से होने वाला जो घेंघा रोग होता है उसके शारीरिक लक्षण कैसे होते हैं। तो उसमें जो होता है गर्दन की जो ग्रंथि होती है वो फूल जाती है। सर्दी के मौसम में सामान्यतः छोटे छोटे बच्चों को जुकाम व खांसी हो जाता है। ये रोग किसके द्वारा फैलते हैं। तो ये रोग जो है वो किसके द्वारा फैलते हैं, वायरस से, विषाणु के द्वारा। जल में घुली निलंबित अशुद्धियों को अलग करने की प्रक्रिया जानी जाती है। तो जो जल में घुली अशुद्धियां हैं, निलंबित अशुद्धियों को अलग करने की प्रक्रिया को कहा जाता है आसवन। मनुष्य का अंगूठा बाकी उंगलियों की अपेक्षा स्वतंत्रता से गति करता है क्योंकि इस अंगूठे में जो है वो कौन सी संधि उपस्थित होती है, सैडल संधि। पेट्रोल में लगी आग को किस प्रकार बुझाते हैं। पेट्रोल में लगी आग को कार्बन टेट्रा क्लोराइड CCCl4 के द्वारा बुझाते हैं। पौधों की पत्तियों द्वारा जल के वाष्पित होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो ये कहा जाता है वाष्पोत्सर्जन, वेपोराइजेशन। यह कहा जाता है कि ताजमहल पीला और मलिन हो रहा है तो किस वजह से हो रहा है। मथुरा के तेल शोधक कारखाने से निकलने वाले वायु प्रदूषकों के कारण, क्योंकि उसमें SO2 और NO2 की मात्रा पाई जाती है। एक अध्यापक कक्षा में छात्रों से प्रश्न करता है कि परमाणु संख्या क्या है। तो परमाणु संख्या, एटॉमिक नंबर, वो क्या होती है, किसी नाभिक की परमाणु संख्या उसके प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है। शिक्षा एक द्विध्रुवीय प्रक्रिया है जिसके दो ध्रुव हैं, तो शिक्षक और विद्यार्थी। ये कथन किसका है, एडम्स का। प्रत्येक छात्र की कठिनाइयों और कमजोरियों को व्यक्तिगत रूप से उपचार करना, क्योंकि अब पर्सनली इंडिविजुअल रूप से उसका कर रहे हैं तो बोलेंगे व्यक्तिगत शिक्षण। विज्ञान भविष्य के शिक्षण में प्रयुक्त वैज्ञानिक तकनीक में अध्यापक केंद्रित तथा बाल केंद्रित उपागम दोनों शामिल हैं। तो ये है सत्य। सृजनात्मकता के विकास के लिए आवश्यक है कि सृजनात्मक कार्यों में बालकों की क्या चीज को बनाए रखें, उनका उत्साह भी और उनकी रुचि भी। ऑप्शन 3। निम्नलिखित में से किसने इस बात पर बल दिया कि बच्चे संसार में अपनी समझ की रचना सक्रिय रूप से करते हैं। जीन पियाजे। विज्ञान शिक्षण में वैज्ञानिक विचार होते हैं पूर्णतः पक्षपात रहित। सूक्ष्म शिक्षण, माइक्रो टीचिंग किस पर निर्भर करती है। माइक्रो टीचिंग छात्रों की संख्या पर भी निर्भर करती है, कितने छात्र हैं, सूक्ष्म पाठ की अवधि पर और उसके चक्र की अवधि पर। तो आंसर आएगा ऑप्शन 4। अन्वेषण विधि कार्य विधि का प्रशिक्षण प्रदान करती है। यह कथन है वेस्टावे का। आप अपनी कक्षा के बच्चों में विज्ञान विषय के प्रति समझ का विकास करना चाहते हैं। इसके लिए उन्हें वैचारिक संकीर्णता से दूर रखेंगे, बृहद दृष्टिकोण का विकास भी करेंगे और सही निर्णय लेने की भावना का विकास करेंगे। ऑप्शन 4 उपयुक्त सभी। लास्ट क्वेश्चन है आज के सेट का। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में अभिभावकों के दायित्व के लिए निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। प्रत्येक अभिभावक को 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को विद्यालय भेजना होगा। बिल्कुल ठीक है। या अभिभावक को 8 से 16 तक के बच्चों को विद्यालय भेजना होगा। तो इसमें ये 6
814 है, ना कि 816। तो आंसर आएगा केवल फर्स्ट। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, और साथ ही चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही आप बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन अपलोड होते ही मिल जाए। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें कि आपको क्लास कैसी लगी और आपका स्कोर कैसा रहा। थैंक यू।